हो जाएगा वन शॉट में ही कुछ इस चैप्टर में बस हम यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले मैं बता दूं, तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है ना, दिमाग में तुम्हारा आइडिया आया कि ये वाला बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, तुम प्लान करोगे कि ये बिजनेस के लिए कितनी पैसा लगेगा। मान लो तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए, तुम अपनी जेब में जहां के देखे कि भाई मेरे पास अभी कितना पैसा है, बोला 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए तुमने खुद लगाया, और बाकी 4 लाख रुपए कहां से लाओगे, किसी भी और से लाओ, तुम चाहे बैंक से और रिलेटिव से किसी और से लाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, उधार लिया। तो जो तुमने खुद से लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड, और जो तुमने बाहर से लिया उसको बोलते हैं हम बोरोड फंड। तो दो मेन सोर्सेस हो गए तुम्हारे बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, एक खुद तुम्हारा कैपिटल और एक बाहर किसी का भी हो सकता है, वो पढ़ेंगे डिटेल्स। फिर आ जाओ, ओनर्स फंड कितने टाइप की होती है। एक है तुम्हारा इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये भी आता है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर कैपिटल आता है। साथ में मैंने और डाल दिया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी इस तुम्हारा बुक में लिखा होगा ये रिटर्न अर्निंग के नाम से। किस नाम से, यानी पास्ट सेविंग, यानी तुमने आउट ऑफ प्रॉफिट जो रख रखा था सेविंग सेविंग करके, उसको यहाँ पे भी ये यूज हो सकता है। तुम्हारा ही फंड है, किसी और का नहीं है। प्रेफरेंस यार, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, ये सबको डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। हम क्या पढ़ेंगे मैं तुम्हें समझा दिया पहला पेज में कि ओनर्स फंड इतने टाइप की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर उधार, बोर्ड फंड, क्रेडिटर्स, आईसीडी, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर्स, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनसे भी हम उधार लेंगे, ये सारे उधार के एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी वहां पे पढ़ाऊंगा। तो टोटल क्या हो गया तुम्हारा, ओनर्स फंड और ब्रॉड फंड इतने टाइप में डिवाइड है। अब अंदर जाएंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो अंदर चलो, ये बना लिया सब अपनी कॉपी में, ये पूरा चैप्टर की ओवरव्यू है, ऐसा इतना पढ़ना है। आगे चलो, बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन, फाइनेंस मींस मेकिंग मनी व्हेन इट इज नीडेड। तो ये जहां पे मैंने यहाँ पे क्लोज करके रखा ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, उसी को लिख लो बस। बिजनेस फाइनेंस डिफाइन एज क्या है, क्या होता है बिजनेस फाइनेंस, प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द मनी यूज और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड यूज इन द कनेक्शन विद द बिजनेस। पैसा कहां से आएगा, उसको कहां पे यूज करेंगे, ये सारे चीज को हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस फाइनेंस। द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसको हमने स्टार्टिंग से डिवाइड कर दिया था कौन सी फंड में, एक होगा खुद का फंड यानी ओनर्स फंड, और दूसरा क्या होगा, उधार वाला फंड यानी बोरोड फंड। हो गया जी। चलो अब बात करते हैं हम ओनर्स फंड की। मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड देखो यहाँ पे है क्या क्या है। जितना बोलूंगा उतना अपनी कॉपी में एज ए की पॉइंट नोट करना, हर किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस केस स्टडी के लिए की पॉइंट चाहिए। नंबर वन फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड, सोर्सेस ऑफ परमानेंट कैपिटल। क्या लिखा, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है, इसका मतलब है हमें किसी को वापस नहीं करनी पड़ेगी, ये हमारा खुद का, हमने ओनर, यहाँ पे हमने खुद अपनी बिजनेस में कैपिटल लगा, किसी को वापस नहीं करनी हमें, ये परमानेंट कैपिटल है। यहाँ पे लिखा परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, क्योंकि ये रिफंडेबल नहीं है, नॉट रिफंडेबल लाइक लोन एंड बोरोड फंड। बस इतना हमारा यहाँ पे की पॉइंट है, ये हमारा परमानेंटली इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, हमें लोन की तरह किसी को वापस नहीं करना पड़ेगा। जब बिजनेस बंद होगा तो अपने पैसा हम ले जाएंगे, अदरवाइज हमें किसी को वापस करनी तो नहीं है। हो गया जी, नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोविजन ऑफ रिस्क ऑफ कैपिटल, यानी ये यहां पे क्या रिस्क है, तुमने पैसा लगाया, जब तक वो पैसा तुम्हें रिटर्न नहीं देता, क्या नहीं देता, कमा के नहीं देता, तो तब तक तुम्हारे ऊपर क्या यहाँ पे रिस्क है। कैसे वाला रिस्क, देखिए यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग, ये वाला रिस्क हमारे पास, हमने पैसा लगाया, हमको रिटर्न दिया कि नहीं दिया, जब तक रिटर्न नहीं देता तो क्या रिस्क है। ऐसा हमने बिजनेस में लगाया, इसके अगेंस्ट हम कोई एसेट्स गिरवी नहीं रखेंगे, नो कोलेटरल, नो गिरवी, नो सिक्योरिटी, लिखो यहाँ पे नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। हो गया जी। उसके बाद सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, कहां से हमारा ओनर्स फंड हम रखते हैं, एक तो हो गया हमारा खुद का कैपिटल, देखो खुद का शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग मतलब भाई रिजर्व एंड सरप्लस, इसी को ही बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस, और हमारा जो प्रॉफिट होता है वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ओनर्स फंड ये शेयर कैपिटल और रखा हुआ सेविंग्स। हो गया जी, जो हमारा खुद की कैपिटल है और हमारे पास जो सेविंग्स है वही हमारा सोर्स ऑफ ओनर फंड है, के लिए हम लेते हैं, यानी इसको हम लोन है तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, फिक्स टाइम, ये नहीं इक्विटी की तरह जब बिजनेस बंद हो तो वापस करो, ऐसा नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे, फिक्स टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म हो तो 1 साल के लिए, कम के लिए, तो ये सारी चीजें होता है फिक्स टाइम के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर, मीडियम टर्म 1 to 5, लॉन्ग टर्म 5 से ऊपर, ये किसके लिए भी हो सकता है, यानी यहाँ पे टाइम पीरियड फिक्स है। उसके बाद सिक्योरिटी पक्का, यानी यहाँ पे क्या है, ये इसमें लिख लो, फंड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, यानी हमें कोई एसेट्स रखना पड़ेगा, क्या आप समझते हो सिक्योरिटी का मतलब, यानी इन केस हम उनकी पैसा वापस नहीं कर पाए तो जो हमने वो एसेट्स उसके अगेंस्ट रखा सिक्योरिटी, वो लायबल है, वो इसको बेच के ले या उसे ले जाए, मतलब कोई उनका सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, उन्होंने लोन दिया, बदले में क्या मिलेगा अगर इन केस नहीं दे पाए तो ये ले लो, फिर कोई एसेट्स चार्ज रखना पड़ेगा। हो गया जी। उसके बाद रेगुलर
परमानेंट ऑफ रेगुलर पेमेंट ऑफ क्या लिखा है, इंटरेस्ट। यानी जो हमारा बोरोड फंड है, उधार है, प्रिंसिपल तो एक टाइम के बाद वापस करना पड़ेगा, यानी हर एक लोन एक इंटरेस्ट करी करता है जो हमारा फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है। यानी हमें प्रोडक्शन करें ना करें, ये जो उनकी जो इंटरेस्ट है वो तो जाएगा, 6 महीने में हो, 1 महीने में हो, 3 महीने हो, जो भी तुम्हारा टर्म्स एंड कंडीशन है उसको देना पड़ेगा। लिखो पे रेगुलर बेसिस, रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आया लाइफ में हंस के ले लो, चलेगा, डन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात को जग नहीं है, जग लेंगे यार, क्या फर्क पड़ता है ना जी। बस, तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में डाल दो, ये छोटी सी है जो हमने अभी पढ़ा, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर यहाँ पे सुनो मेरे साथ साथ देखो, मोटा मोटा तुम्हें डिफरेंस समझा दूं तो समझ लेना। ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या है। ओनर्स फंड पहले तो ये जो लिखा है वो छोड़ो, अब हम ऐसे समझते हैं, जो ओनर्स फंड है वो परमानेंट कैपिटल है, वापस नहीं करना पड़ेगा। बोरोड फंड क्या होता है, परमानेंट नहीं है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, हमें उसको वापस करनी पड़ेगी। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होती है, पर इसके ऊपर क्या होती है, इंटरेस्ट होती है। जितना प्रॉफिट होगा ये सब लेके जाएगा, जितना प्रॉफिट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है, यहाँ पे हायर प्रॉफिट, यहाँ पे फिक्स है। इसके अगेंस्ट कोई तुम्हें एसेट्स गिरवी रखना पड़ेगा, बट इसके अगेंस्ट तुम्हें रखना पड़ेगा। 4 पॉइंट तो हमने ऐसे ही बोल दिया, इसके क्या एक्स्ट्रा लिखा होगा, इसे तुम्हें समझ नहीं है बस, है ना जी। ये तुम्हारे लिए काम है, लिख के ले आना बस। करते हैं, बहुत टाइम पे ध्यान देना, तुम्हें ये केस स्टडी में पूछेगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म फंड है, कौन सा शॉर्ट टर्म है और कौन सा मीडियम टर्म है। ठीक है, साइड साइड में लिखते जाना। तो शेयर इश्यू करना, शेयर इश्यू करना है, कौन सी टर्म है तुम्हारा, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इसको तो हम बोलते हैं परमानेंट कैपिटल, है ना, इक्विटी को। तो ये कितने टाइप का हो गया, बस इतना लिखना, हेडिंग डाल दो, इश्यू ऑफ शेयर, ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बस इतना, और कुछ नहीं करना। इतना इतना लिखना इक्विटी शेयर में, ये जो लाइनिंग वाला, ये बस मींस, मैं तुम्हें समझा दूंगा अभी, फिर भी लिख लो ये वाला, ना ना ना, ये मींस द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड, यहां तक लिखो बस, यानी लिख लो, मैं समझाता हूं फटाफट से। जो बिजनेस को इक्विटी कितने चाहिए, 10 लाख की मान लो इक्विटी चाहिए, कितनी चाहिए, 10 लाख टोटल कैपिटल चाहिए। 10 लाख इक्विटी शेयर पहले हम इश्यू करते हैं, क्यों सुनना, क्योंकि हमें इजी हो नॉर्मल पब्लिक से या किसी कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करना। कैसे, किसी एक से तुम 10 लाख रुपए मांग, नहीं देगा, हिचकिचाएगा, लेना मुश्किल है, मैं तो 10 लाख की बात कर रहा हूं, छोटा सा अमाउंट देके, बट ऐसा नहीं होता, हम हजारों करोड़ के लिए फंड रेज करते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो इक्विटी इशू करते हैं मार्केट। बट इसको अगर मैं 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में, तो पर शेयर कितने पड़ गया, 10 रुपए। यानी तुम 10 रुपए मार्केट में शुरू करो, इश्यू करो, हमारा एक शेयर की वैल्यू कितने, 10 रुपए, तुम्हें कितने अमाउंट की शेयर चाहिए तुम हमारे कंपनी से ले सकते हो। यानी 10 रुपए भी है, कोई अगर इन्वेस्ट करना तुम्हारी कंपनी में चाहे, वो 10 रुपए भी इश्यू ले सकता है और 10 लाख भी ले सकता है। यानी पूरे कैपिटल रिक्वायरमेंट को तुमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया टू इजी कैपिटल रेज। ठीक है, तुमने क्या बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे ओनर बना दी, बहुत सारे यहाँ पे शेयर होल्डर बना दी, जिसको जितना लेना ले लो पर शेयर हमारा कितना रुपए है, 10 रुपए। ये होता है इक्विटी शेयर। लिखो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। प्राइमरी रिस्क बियरर, प्राइमरी रिस्क बियरर, प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहला, प्राइमरी रिस्क बियरर, यानी कंपनी को स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ तो ये लेके जाएगा, लॉस हुआ तो यही झेलेगा। तो प्राइमरी रिस्क किसका है, इसी का ही, इक्विटी शेयर, क्योंकि यही तो रियल ओनर है। प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी, क्या, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, जो हुआ वो वेलकम। पूर्वी जी हो गया क्या, क्लेम ओवर, इसका मतलब क्या है बाबू, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं, रेसिडुअल को क्या बोलते हैं, मतलब बचा हुआ। देखो ये बोल रहा है कि पहले इंटरेस्ट देगा डिवेंचर के ऊपर, फिर क्या देगा, प्रेफरेंस शेयर को अपनी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे देगा, अगर फिर भी पैसा बच रहा है तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर अपनी पैसा लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। बात समझ में आया, यानी जो बचा हुआ लास्ट में सबको दे दा के जो बच गया प्रॉफिट, तब जाके ये कौन लेगा, इक्विटी शेयर होल्डर, ये बोलता है। लेकिन क्लेम ओवर लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी, जो बच गया उसका, क्लेम ओवर लेफ्ट ओवर इनकम, जो बचा हुआ उसी। और लोन, यानी तुम्हें कोई लोन देगा, तुम्हारा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है इस बिजनेस में, उसी को देख के लोन देगा, तो इसलिए बोल रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन व्हिच लोन कैन बी रेज्ड। यानी तुमने बोला सारे बिजनेस में लोन में करनी है, मुश्किल है, नहीं देगा कोई तुम्हें लोन, तू ये खुद नहीं लगा रहा है, तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो कौन भरोसा करेगा तुम्हारे ऊपर, है जी।
वो वाली बात अलग है कि हाँ तुम्हारे पास आइडिया है, पैसा नहीं है, कोई तुम्हें मिल गया एंजल इन्वेस्टर, फिर वो अपनी वो तो लेते हैं ना, वो इन्वेस्टर मिला, वो बोला नहीं ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है, मैं दे रहा हूँ 50-50 का पार्टनरशिप, तो वो तो बन गया वैसे ही ओनर तुम्हारा कंपनी का, वैसे होता है, डेट नहीं देता। कंट्रोल, इनके पास पूरा कंट्रोल है कंपनी की, क्योंकि ओनर है भाई, कंपनी की सारे एक्टिविटी को ये क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं, इनके पास राइट है, कंट्रोल ऑल ओवर एक्टिविटी, है ना जी। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट, किसके हिसाब से हायर प्रॉफिट, जो डिवेंचर होल्डर है वो अपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेगा, सॉरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो अपनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा सब किसका है, इक्विटी वालों का है, तो हायर प्रॉफिट भी एंजॉय करेगा ये। हो गया, बस इतना ब्रैकेट में लिखना, इन कंपेयर टू डिवेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पॉइंट याद रहेंगे। हो गया जी, आगे लिखो, फ्री एम्प्टी राइट क्या है यहाँ पे? इसका मतलब समझना, तुम एक कंपनी की ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, वो कंपनी दोबारा मार्केट में शेयर इशू करना है, पहले किसके पूछेगा, पुराना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसके बाद जाके नया शेयर होल्डर पकड़ेगा, तो ये तुम्हारा प्रिमिटिव राइटिंग है। प्रिमिटिव राइट क्या है, देखो यहाँ बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 वाला क्या बोल रहा है कि कंपनी अगर प्लानिंग कर रहा है ना न्यू इश्यू के लिए, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, मस्ट ऑफर, ये है, ये राइट है, मस्ट ऑफर द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑलरेडी है उनको पहले ऑफर करेगा, उसके बाद जाके न्यू शेयर होल्डर पकड़ेगा। आ जाओ प्रेफरेंस शेयर, ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ये मत लिखना कुछ भी, बस ऊपर वाला लिखो प्रेफरेंस शेयर, ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है तुम्हारा। हो गया जी, आ जाओ फीचर्स लिखेंगे। नंबर 1, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, यहां पे हर प्रेफरेंस शेयर के पीछे एक परसेंटेज की सिंबल लगा होगा, पर इतना 10% या 12% ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा इसका मतलब है साल की एंड में अगर प्रॉफिट होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पहले ले लेगा, है ना, इनकी अमाउंट क्या है, फिक्स है। इक्विटी शेयर का क्या है, नहीं, ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम। नो सिक्योरिटी, इसके अगेंस्ट हम कोई गिरवी नहीं रखते, ये इक्विटी है बट एक्ट करता है एज ए लोन की तरह, हमें यहाँ पे क्या कोई सिक्योरिटी नहीं करते। वोटिंग राइट इनके पास नहीं है, नो वोटिंग राइट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। हो गया, फिर हाइब्रिड सिक्योरिटी, इसको हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, मैंने अभी बोला था एक वर्ड, ये इक्विटी की तरह काम करता है, मतलब डिवेंचर टाइप का, यानी ये लोन और ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों की तरह दिखता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, डिवेंचर होल्डर के पास भी नहीं है, और ये लोग लेते हैं क्या, ये फिर इक्विटी कैसे हुए, इक्विटी इसलिए प्रॉफिट होने पे जाके प्रॉफिट लेके फिक्स रेट, वो डिवेंचर क्या करेगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो तो अपनी इंटरेस्ट लेके ही रहेगा, बात समझ में आया, इसलिए शेयर है वो क्या है, डिवेंचर है, ये डिफरेंस है, ये प्रॉफिट हो पर फिक्स परसेंट लेगा बट प्रॉफिट होने पे लेगा, लॉस पे नहीं लेगा। फीचर्स ऑफ बोथ इक्विटी शेयर एंड डिवेंचर्स, दोनों का फीचर इसमें है। हो गया जी, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ये लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रेज करता है, मतलब ये हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना पैसा, उसके लिए रिस्क कम हो गया, है ना, फिक्स रेट ऑफ मिलेगा इनको, ठीक है चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट लेगा बट लॉस नहीं झेलना पड़ेगा इसको, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा लोग इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों, सिक्योर है, किससे, इक्विटी शेयर से, बहुत सिक्योर है। नो फिक्स लायबिलिटी, क्या है, पेड, देखो यहाँ से देखो, पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करे तब पेमेंट करेंगे, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बात है, हम अपनी घर में पैसा सेविंग करते हैं फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होने के लिए, सेम कंपनी भी जो आउट ऑफ प्रॉफिट जो चीज सेविंग करता है फ्यूचर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न, ठीक है जी। तो कंपनी के ये प्रॉफिट है, फीचर्स इसके पास क्या है, यानी पहला क्या, पहले पॉइंट क्या है, ये तुम्हें हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी तुम्हारे पास अगर सेविंग होगा तुम्हें बाहर से कोई मतलब नहीं होगा, ये तुम्हें सपोर्ट करने के लिए काफी है, तुम्हें किसको जवाब देना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, अपनी पैसा रखा हुआ है लाके खर्चा करो यार, है ना, जरूरी है ये। उसके बाद फंड
फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, ये तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, तो रिस्क लेना चाहते हो, तुम खुद की पैसे से रिस्क ले सकते हो, है। उसके बाद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इस पैसे को तुम्हारा पैसा है, कहीं भी यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्सन इनटू ओनरशिप फंड, मान लो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, पड़ा है ऐसे ही पैसा, अपनी ओनर्स को जो इक्विटी शेयर होल्डर उनको बांट दो। इन्फो कैसे बांटोगे, बोनस शेयर, फ्री में शेयर बांट, उनके नाम पे और शेयर दे दो उतने पैसे का, ठीक है जी। ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक शेयर है, तो कंपनी डिसाइड किया कि हम बोनस देंगे 1:2 में, यानी जिसके पास एक शेयर है उसको कितना मिलेगा और एक मिलेगा, तो उसके पास कितने शेयर हो जाएगा, 2। वो पैसे शेयर के बदले उसको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बोनस था हमारे पास था, खुद के पास एक्स्ट्रा पैसा था, हमने बोनस की फॉर्म में शेयर होल्डर को दे दिया। आगे लिखो, तो कन्वर्ट हो गया किसमें, जो रिजर्व था वो कन्वर्ट हो गया शेयर में। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्सेस, तुम्हें किसी एक्सटर्नल, किसी बाहर की इन्वेस्टर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तुम्हारे पहला डिपेंडेंस कहां पे तुम्हारा खुद की सेविंग्स के ऊपर, है ना जी। नो इंटरफेरेंस, तुम्हें किसे लिया नहीं तो कौन इंटरफेयर करेगा, है ना, तुम्हारा ही पैसा है, कोई इंटरफेरेंस इसमें होगा नहीं। बस खाली पॉइंट पॉइंट हमें लिखनी थी और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट आ जाओ जीडीआर, ये थोड़ा सा समझ लेना, काम आएगा, जो बताऊंगा वही लिखना, बस डालो हेडिंग डालो जीडीआर। फुल फॉर्म यहाँ पे देख लिया होगा, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर। ये तुम्हें वो पैराग्राफ में लिखा है, मैं पॉइंट पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर। जीडीआर ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट हो गया, ये वही सेम ओनर फंड लॉन्ग टर्म के लिए। अब सुनो, हेडिंग डाल दिया, लिखो इशू नंबर, पहला पॉइंट, इशू अगेंस्ट इक्विटी शेयर इन ग्लोबल मार्केट, पहला पॉइंट ये है, इशू अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट, पहला पॉइंट। ये इशू इक्विटी शेयर जैसा है, ये वैसा ही है, बट इसको हम कहां इशू करता है, ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि हम अपनी पैसा ग्लोबल मार्केट से लेना चाहते हैं, इंडियन मार्केट छोड़ के, इसलिए जीडीआर। डन। कैसे इशू करेगा, आगे लिखो, इशू अगेंस्ट हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिट, किसके थ्रू करोगे, सेकंड पॉइंट लिखो, ये जो जीडीआर है ये किसके पास है, एक इंटरनेशनल बैंक के पास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी, ये उसी के थ्रू हम इशू करेगा, ठीक है, सारे जाके पैसा उसके पास रहेगा, यानी वही एक इंटरमीडिएट टाइप का बन गया। तुम अपने शेयर उसको बेचनी है, वो तुम्हें क्या बेच देगा, यहाँ पे जीडीआर। हो गया जी, आगे लिखो, नेक्स्ट पे आ जाओ। जो जीडीआर जो होल्डर है ना, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, ये थर्ड पॉइंट है, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, देयर इज नो वोटिंग राइट फॉर जीडीआर होल्डर, नो वोटिंग राइट। और यहां पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां ये चौथा वाला पॉइंट है, क्लोज इन डॉलर में होगा, क्योंकि डॉलर क्या इंटरनेशनल करेंसी है। ये याद रखना, इसको लिखना मत, इशूड बाय द सिटी बैंक है 1990 वाला, बस तुम्हें हल्की सी याद रखनी है, बस कौन इशू करता है, होल्डर कौन होता है, वोटिंग राइट है कि नहीं है, वो तुम्हें देखनी है, बस यही है। हो गया जी, अब आ जाओ फीचर्स में, इसकी फीचर्स में आ जाओ रे बाबू। बस जीडीआर ये किस में होता है, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी में, तुम्हें किस में, क्योंकि बाहर जाहिर सी बात है, बाहर कंट्री को तुम इश्यू कर रहे हो, तुम्हें पैसा कैसे मिलेगा, डॉलर में मिलेगा, डॉलर कौन सी इंडियन करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है, क्या रे बोल रही है। उसके बाद फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर की के लिखा है पे रेस्पॉन्स, जैसे इन्वेस्टर है उसी की रेस्पॉन्स में यहाँ पे ये फिक्स होगा, मतलब मार्केट की डिमांड सप्लाई, जीडीआर की प्राइस, जैसे इन्वेस्टर बोलेगा मुझे इतना जीडीआर चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो जो इश्यूअर बैंक है डिपॉजिटरी वो फिक्स करके दे देगा। हो गया जी, आगे लिखो, ये हमने पहले लिख लिया, इनके पास कोई वोटिंग राइट होती नहीं है, ये लिखना मत है, ये वाला लिखो, हाँ, इजीली ट्रांसफर, इजीली नेगोशिएबल एट द स्टॉक एक्सचेंज, इजीली नेगोशिएबल इन द स्टॉक एक्सचेंज, इजीली नेगोशिएबल इन द स्टॉक एक्सचेंज। हो गया जी, ये लास्ट वाला बस याद रखो, लिखो मत, पहला इंडियन कौन सी कंपनी इशू किया था, रिलायंस इंडस्ट्री, कब इशू किया था, 1992, कैसे बताओ, याद है तुम्हें, मैं कहानी सुनाया था हर्षद मेहता वाला, कि उस टाइम पे जो मार्केट की जो दो होते हैं मार्केट को चलाने वाले, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बुल, जो नीचे लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, बियर, है ना। जो हर्षद मेहता क्या था, बुल या बियर, बुल, है ना, बिग बुल के नाम से उसका मूवी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो मार्केट को ऊपर लेना चाहता था। अब एक उस टाइम पे मनु मानिक करके था, वो बियर नाम से उनको जानते हैं, बियर मतलब
वो शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो इन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया इस इंडस्ट्री के साथ। छोटी मोटी इंडस्ट्री है। वो क्या, ये इसको सोच रहे थे कि बेच बेच के इसकी भी हालत खराब करें। उस टाइम पे ओनर कौन थे इसकी, धीरू भाई अम्बानी, है ना। तो उन्होंने ले, दिमाग बहुत तेज, तो कहां से पैसा उन्होंने कलेक्शन कर दी, जीडीआर इश्यू करके यूएसए मार्केट से। फॉरेन की पैसा मार्केट में आएगा, तुम्हारा पैसा क्या उसके सामने, बेचो कितनी बेच रहे हैं, सब खरीद लेगा। ला 50 में ले, 60 में दे, 100 में दे। वो थक गए बिल्कुल, बेच बेच के सब ये खरीद लिए, तो इनकी शेयर नीचे नहीं गिरा। तो यही कहानी उनकी स्टार्टिंग वाला। आगे लिखो, अब नेक्स्ट लिखो एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। ये भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, ये बिल्कुल जीडीआर की तरह होता है, बट एडीआर क्यों लगाया, ये ओनली फॉर सिटीजन ऑफ अमेरिका, है ना। तो बस इतना लिखना, ये बिल्कुल सेम है जीडीआर की तरह, बट किसकी तरह, किसके लिए है, बस सिटीजन ऑफ अमेरिका ओनली, ये उनके लिए है बस। और इसको हम बस यही वाला लिखना पॉइंट, पहला वाला पॉइंट यही है, ये अमेरिकन डॉलर जो है ना उसको डोमिनेट करता है इस इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि अमेरिकन को चाहिए। बस ये 2 पॉइंट है, बाकी हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम है जीडीआर की तरह। हो गया जी। आइडिया, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ये किसके लिए होगा बाबू, खाली इंडियन सिटीजन के लिए होगा। किसके लिए होगा, इश्यू फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, आईडीआर। ये कौन इश्यू करेगा, फॉरेन कंपनी टू इंडियन सिटीजन। याद रखना, लिखो पहले, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी रेज करेंगे फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट, इसलिए इश्यू करते हैं। हो गया, तो पैसा वो कहां पे, किसके थ्रू करेंगे, इंडियन डिपोजिटरी के थ्रू। तो पहला जो डिपोजिटरी इंडिया का, वो कौन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाज द फर्स्ट ग्लोबल कंपनी टू फाइल फॉर एन इशू आईडीआर इन इंडिया। हो गया जी, आगे बढ़े। अब एलिजिबिलिटी ऑफ क्या लिखा है इसके इशू, देखो क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके है। नंबर 1, लिस्टेड इन द होम कंट्री, या अपनी होम कंट्री में पक्का लिस्टेड होनी चाहिए अपनी स्टॉक एक्सचेंज में। हो गया जी, इतना लिखना है बस। नेट टेंजिबल एसेट्स एटलीस्ट 3 करोड़ लास्ट 3 साल से, लास्ट 3 साल से इनकी जो नेट एसेट्स कितना होना चाहिए, यानी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 3 करोड़ की कम से कम। नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ इच प्रीसीडिंग 3 ईयर, पिछले 3 साल से इनकी जो नेटवर्थ कितने की होनी चाहिए बाबू, हाँ जी। आईडीआर की देख लो, रिजर्वेशन किसके लिए कितना पैसा जाएगा, 50% टू द एलोकेटेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यानी इतना लिखना बस, 50% फॉर इंस्टीट्यूशनल बायर, 50% फॉर इंस्टीट्यूशनल बायर, 30% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 30%, और बाकी 20% है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। 50 30 20 हो गया 100,